टीम साइफर। इस सेक्शन में हम जो अभी नेक्स्ट हम कोर्स पढ़ेंगे उसमें स्ट्रीम साइफर, ब्लॉक साइफर्स, इनको डिस्कस करेंगे। और ये जो आज हम थ्योरी पढ़ रहे हैं इसका पर्पस ये है कि जो मॉडर्न सिमेट्रिक साइफर हैं उनको हम अंडरस्टैंड कर सकें। और इसमें जो फोकस होगा वो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो है सिमेट्रिक साइफर। सिमेट्रिक साइफर में जो डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है ये साइफर यूज़ होता है। इसके अलावा बहुत से जो है सिमेट्रिक साइफर इंट्रोड्यूस हो चुके हैं डीएस के बेस के ऊपर। तो इस वजह से जो डीएस के बाद एईएस जो एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है ये सबसे इम्पोर्टेंट साइफर है। तो एक डिटेल्ड स्टडी जो है वो डेस के ऊपर डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के ऊपर भी की जाएगी, इसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके जो प्रिंसिपल्स यूज होते हैं डेस के सिमेट्रिक साइफर्स के ऊपर उनको हम डिस्कस करेंगे। इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर को, जो सबसे जो प्रिंसिपल टाइप है सिमेट्रिक साइफर की, जो हम इस थ्योरी में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो स्ट्रीम साइफर्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है उसको स्टडी करेंगे। जो पब्लिक की साइफर्स हैं लाइक आरएसए, जो डीईएस का स्टैंडर्ड है, अगर हम इसको कंपेयर करें पब्लिक की साइफर के साथ, जैसे कि आरएसए है, जो डीईएस का स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है और उसको हम उस तरह इजीली एक्सप्लेन नहीं कर सकते या डिस्कस नहीं कर सकते जिस तरह आरएसए को या पब्लिक की साइफर को डिस्कस कर सकते हैं। इसलिए ये रिकमेंडेड है कि डेस को स्टडी करने से पहले इसका जो सिंप्लीफाइड वर्जन है उसको डिस्कस कर लिया जाए। बहुत से जो इम्पोर्टेंट सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स हैं जो कि अभी यूज हो रहे हैं, दे आर ऑल बेस्ड ऑन फाइस्टल ब्लॉक साइफर। तो इस वजह से हम जो फाइस्टल ब्लॉक साइफर है उसको भी डिस्कस करेंगे और कंपैरिजन करेंगे सबसे पहले हम स्ट्रीम साइफर का और ब्लॉक साइफर का। और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या मोटिवेशन थी जिसके लिए जो फाइस्टल ब्लॉक साइफर को डिज़ाइन किया गया, और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। जो कि स्ट्रीम साइफर है ये एक ऐसा साइफर है जो डिजिटल डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए यूज होता है। स्ट्रीम साइफर में जो हम इनक्रिप्शन करते हैं वो बिट बाय बिट होती है या बाइट बाय बाइट हो सकती है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं क्लासिकल स्ट्रीम साइफर की, वो ऑटोकीड विजिनर साइफर है, इसके अलावा वर्नाम साइफर है, और सबसे आइडियल केस में जो वन टाइम पैड वर्जन है वर्नाम साइफर का उसको हम स्ट्रीम साइफर कहते हैं। ऑटो की पैड सिस्टम के अंदर जिसमें हमारे पास जो की स्ट्रीम के आई जो होती है उसकी लेंथ प्लेन टेक्स्ट की स्ट्रीम के बराबर होती है। अब इसमें जो क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम के अंदर जो की स्ट्रीम ऑटो की पैड सिस्टम के अंदर जनरेट होती है वो रैंडमली जनरेट होती है, और इस वजह से ये जो ऑटो की पैड सिस्टम है ये अनब्रेकेबल है। इस वजह से कि इसमें जो की स्ट्रीम है वो हमेशा रैंडम होती है। लेकिन इसमें जो डिफिकल्टी है वो ये है कि जो भी की स्ट्रीम जनरेट होगी वो दोनों पार्टीज तक डिस्ट्रीब्यूट होगी वाया सिक्योर चैनल। तो इस वजह से इसमें जो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है, ह्यूज लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है। अगर
कोई जो डाटा ट्रैफिक जो बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पे ऑटो की पैड सिस्टम को यूज़ नहीं किया जा सकता। Accordingly, a practical reasons जो बिट स्ट्रीम जनरेटर्स हैं इनको एक एल्गोरिथमिक प्रोसीजर में डिजाइन करना चाहिए ताकि जो इसमें क्रिप्टोग्राफिक बिट स्ट्रीम्स हैं वो दोनों यूजर जनरेट कर सकें। अगर हम इसकी एक फिगर देखें, ये बिट स्ट्रीम साइफर है जिसमें ये प्लेन टेक्स्ट जो है वो जनरेट हो रहा है और ये की बिट स्ट्रीम जनरेशन एल्गोरिदम है जो रैंडमली की को जनरेट कर रहा होता है। और ये की और प्लेन टेक्स्ट जो है XOR होता है और उसके बाद ये साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरह जब ये डीक्रिप्ट होता है तो इसको अगेन जो है रिवर्स किया जाता है इस ऑपरेशन को, और प्लेन टेक्स्ट जो है इसको की मदद से रिकवर कर लिया जाता है फ्रॉम द साइफर टेक्स्ट। इस अप्रोच में जो हमारे पास बिट स्ट्रीम्स जनरेटर है वो की कंट्रोल्ड एल्गोरिदम होता है और जो एक बिट स्ट्रीम को प्रोड्यूस करता है, और ये जो बिट स्ट्रीम है वो क्रिप्टोग्राफिकली स्ट्रांग होती है। और ऐसी जो बिट स्ट्रीम होती है जो कंप्यूटेशनली इम्प्रैक्टिकल हो कि उसको कोई फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर दे, या उसकी जो बिट स्ट्रीम है उसको जो है वो गेस कर सके। तो इसमें जो दोनों यूजर हैं दे ओनली नीड टू शेयर द जनरेटिंग की एंड ईच कैन प्रोड्यूस द की स्ट्रीम। तो इस तरह ये जो वन की पैड सिस्टम है ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। A stream cipher is one that encrypts a digital data stream one bit or one byte at a time. Examples of classical streams ciphers are the AutoKey, Wigner cipher, and the Varnam cipher. In the ideal case, a one-time paired version of the Varnam cipher would be used, in which the key stream Ki is as long as the plain text bit stream. If the cryptographic key stream is random, then this cipher is unbreakable by any means other than acquiring the key stream. However, the key stream must be provided to both users in advance via some independent and secure channel. This introduces insurmountable logistical problem if the intended data traffic is very large. So auto keypad system is unbreakable due to random generation of key bit stream, but it has many difficulties like distribution of key to both parties on a secure and separate channel. If the traffic is large, then it would be very difficult task to implement auto keypad system. Accordingly, for practical reason, the bit stream generator must be implemented as an algorithmic procedure so that the cryptographic bit stream can be produced by both users. In this approach, as we have seen in figure 4.1a, the bit stream generated is a key controlled algorithm and must produce bit stream that is cryptographically strong. That it must be computationally impractical to predict future portion of the bit stream based on the previous portion of the bit stream. The two users need only share the generating key and each can produce key stream. तो computationally impractical का मतलब है कि उसमें जो ऐसा पैटर्न हो कि जो रिपीट ना हो रहा हो। जो भी की स्ट्रीम जनरेट होगी वो रैंडमली जनरेट होगी और कोई भी क्रिप्ट एनालिसिस या कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करके उसकी फर्दर कोई जो प्रोडक्शन है या उसकी तरह की जो की स्ट्रीम है वो रिप्रोड्यूस ना की जा सकती हो। तो ये सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्गर है और अनब्रेकेबल है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना ड्यू टू
each message requires a random key. That is why it's very difficult to implement if we have a large traffic. On the other hand, block cipher is one in which a block of plain text is treated as a whole and used to produce a ciphertext to block of equal length. Typically, a block size of 64 or 128 bit is used. As with the stream cipher, the two users share a symmetric encryption key, as we have seen in figure 4.1b. कि अगर हम इसमें देखें, ये ब्लॉक साइफर है. ब्लॉक साइफर में हमारे पास प्लेन टेक्स्ट जो है वो b बिट्स हैं और की जो है वो k है. इसके ऊपर इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है वो अप्लाई किया जाता है एंड वी हैव द साइफर टेक्स्ट. एंड साइफर टेक्स्ट is transmitted over the channel. Ciphertext is then decrypted using decryption algorithm by use of the key, and we can receive the plain text from the decryption algorithm implementation. तो जो ब्लॉक साइफर है, इसमें पूरा एक जो ब्लॉक ऑफ डेटा है उसको प्रोसेस किया जाता है. इसमें जो ब्लॉक साइज है वो 64 या 128 हो सकता है. तो कुछ इसमें मोड ऑफ ऑपरेशन यूज करके जो एक ब्लॉक साइफर है वो सेम इफेक्ट अचीव कर सकता है जैसा कि स्ट्रीम साइफर में होता है. तो जब और ज्यादा एफर्ट की गई जिसमें ब्लॉक साइफर को एनालाइज किया गया, तो जो ब्लॉक साइफर्स हैं ये बहुत सी एप्लीकेशंस में यूज होते हैं अदर देन स्ट्रीम साइफर्स. तो नेटवर्क बेस्ड सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक जो एप्लीकेशंस हैं उनमें ब्लॉक साइफर को यूज किया जाता है. नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज मोटिवेशन फॉर द ब्लॉक साइफर. जो एक ब्लॉक साइफर है वो किसी भी प्लेन टेक्स्ट की n बिट्स के ऊपर ऑपरेट करता है. और उसमें हमारे पास 2⁻n पॉसिबल डिफरेंट प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक्स होते हैं. और इंक्रिप्शन को रिवर्सिबल बनाने के लिए, रिवर्सिबल इसलिए बनाते हैं कि ताकि उसकी डिक्रिप्शन पॉसिबल हो. तो इसमें हर जो साइफर है मस्ट प्रोड्यूस अ यूनिक साइफर टेक्स्ट ब्लॉक. ऐसी जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको रिवर्सिबल या नॉन सिंगुलर कहते हैं. जिस तरह हमने एक साइफर के अंदर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को यूज किया था, और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वो होती है जो कि नॉन सिंगुलर हो, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो. तो इसी तरह जो ब्लॉक साइफर में हम जो भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, दैट ट्रांसफॉर्मेशन शुड बी नॉन सिंगुलर. तो ये जो एग्जांपल है इसमें हम देख सकते हैं कि नॉन सिंगुलर और जो सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन है, जबकि हमारे पास n इज इक्वल टू 2 है, तो हमारे पास जो ब्लॉक्स हैं वो 2 ब्लॉक्स हैं. तो इसमें जो रिवर्सिबल मैपिंग हो सकती है वो 0 0 से 1 1, 0 1 से 1 0 और 1 0 से 0 0 हो सकती है, और 1 1 से 0 1 के ऊपर. अब ये फर्स्ट जो 2 कॉम्बिनेशन है दे आर सेम, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है 1 0 जो इरिवर्सिबल मैपिंग में 0 1 होगा, और 1 1 जो है इरिवर्सिबल मैपिंग में अगेन सेम जो है 0 1 होगा. तो जो डिफरेंस है वो ये थर्ड कॉम्बिनेशन में आता है.
तो इसमें हम देख सकते हैं इन द लेटर केस अ साइफर टेक्स्ट ऑफ 01 could have been produced by one of the two plain text blocks. तो ये 01 है जो है इसको 2 प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक से जनरेट किया जा सकता है. इफ वी लिमिट आवर सेल्फ टू रिवर्सिबल मैपिंग, और अगर हम इसको रिवर्सिबल मैपिंग के ऊपर ही लिमिट करें, द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज 2n फैक्टोरियल. तो इसकी वजह यह है कि जब हम एक यूज कर लेंगे तो जो रिमेनिंग हमारे पास ऑप्शन होंगे वो -1 होंगे, n-1 होंगे. तो ये एक जनरल n बिट ब्लॉक सब्स्टिट्यूशन है जिसमें n जो है वो 4 है. इस फिगर में हम देख सकते हैं कि जो जनरल सब्स्टिट्यूशन साइफर है जिसमें हमारे पास n की जो लेंथ है वो 4 है, इसमें जो हमारे पास एक 4 बिट इनपुट है उसकी 16 पॉसिबल इनपुट स्टेट्स हो सकती हैं, because 2 raised to power 4 is equal to 16 and we have 16 possible input states. और इन सारी स्टेट्स को हम मैप करते हैं by the substitution cipher into a unique one of 16 possible output states. So we map in this diagram 16 possible input states into 16 possible output states. और इसमें हर एक को 4 साइफर टेक्स्ट बिट्स के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है. और इसमें जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन मैपिंग है उसके लिए टेबल 4.1 जो है वो यूज होता है, जिसमें ये हमारे पास 4 बिट प्लेन टेक्स्ट है और इसका जो साइफर टेक्स्ट कॉम्बिनेशंस हैं वो यहाँ पे गिवन है. इसमें जो मैपिंग है इसको डिफाइन किया जाता है बाय द एंटिटीज इन द सेकंड कॉलम व्हिच शो द वैल्यू ऑफ द साइफर टेक्स्ट फॉर ईच प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक. तो जितने भी प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक है उनके लिए साइफर टेक्स्ट जो है वो डिफाइंड है. और ये सबसे एक जनरलाइज्ड जो है ब्लॉक साइफर है और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एंड इट हैज रिवर्सिबल मैपिंग बिटवीन प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट. जो फाइस्टल था वो इसको रेफर करता है एज ए आइडियल ब्लॉक साइफर क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंक्रिप्शन मैपिंग है फ्रॉम प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक. लेकिन इसमें एक जो प्रॉब्लम है कि अगर ये जो आइडियल ब्लॉक साइफर को यूज किया जाए और इसमें जो स्मॉल ब्लॉक साइज हो सच एज n इज इक्वल टू 4, तो जो सिस्टम जो है वो क्लासिकल सब्स्टिट्यूशन साइफर के इक्विवेलेंट आ जाएगा. जिस तरह हमारे पास सीजर साइफर था जिसमें 0 to 25 सब्स्टिट्यूशन कीज हम यूज करते थे, इसी तरह अगर हम ये आइडियल ब्लॉक साइफर के अंदर जो इसमें ब्लॉक साइज है वो n इज इक्वल टू 4 रखते हैं, तो ये इसकी जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्लासिकल सब्स्टिट्यूशन साइफर्स के बराबर आ जाएगी. और जो ऐसे सिस्टम है जिस तरह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दे आर ऑल वल्नरेबल टू अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द प्लेन टेक्स्ट. उनको ब्रेक किया जा सकता है, जो साइफर टेक्स्ट है उसको डिसाइफर किया जा सकता है यूजिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स. तो ये जो इनहेरेंट नहीं है सब्स्टिट्यूशन साइफर के अंदर, बल्कि इसकी वजह जो है वो स्मॉल ब्लॉक साइज है. अगर हम इसमें ब्लॉक साइज लार्ज कर सकते हैं और उसमें आर्बिट्रेरी रिवर्सिबल सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं बिटवीन द प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट, तो जो हमारे पास उसकी जो स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोर्स प्लेन टेक्स्ट की, उनको मास्क किया जा सकता है कि जो, और उसको मास्क इस एक्सटेंट पे किया जा सकता है कि उसका जो क्रिप्ट एनालिसिस है वो फिजिबल ना हो.
कोई भी जो आर्बिट्रेरी रिवर्सिबल सब्स्टिट्यूशन साइफर है, जैसा कि आइडियल ब्लॉक साइफर को हमने डिस्कस किया, इज नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन और परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन और जो मैपिंग है वो इटसेल्फ जो है उससे हम की जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जिस तरह टेबल 1 के अंदर हमने देखा प्लेन टेक्स्ट की जो साइफर टेक्स्ट के ऊपर मैपिंग है, जिसमें रिवर्सिबल मैपिंग जो है वो शो की गई है फ्रॉम प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट फॉर n इज इक्वल टू 4। तो इसमें जो मैपिंग है वो एंट्रीज के जरिए डिफाइन की जा सकती है सेकंड कॉलम में। तो उसमें जो भी वैल्यू होगी साइफर टेक्स्ट की वो जो है वो शो हो रही है। The mapping can be defined by entries in the second column which show the value of the ciphertext for each plaintext block. This, in instance, is a key that determines a specific mapping from among all possible mappings. In this case, using this straightforward method of defining the key, the required key length is 4 bits into 16 rows, which is equal to 64 bits. तो इस तरह अगर हम इसको जनरलाइज करें कि n बिट आइडियल ब्लॉक साइफर के लिए जो लेंथ ऑफ द साइफर की है वो n इंटू 2⁻n है। और जो अगर 64 बिट ब्लॉक है विच इज डिजायरेबल लेंथ टू प्रिवेंट स्टैटिस्टिकल अटैक्स, the required key length is 64 into 2⁻64, which is equal to 2⁻70, which is approximately equal to 10⁻21 bits. तो ये जो डिफिकल्टीज थी जिसकी वजह से जो आइडियल साइफर ब्लॉक जो था वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता या यूज नहीं कर सकते ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ स्टैटिस्टिकल nature of the text, Feastel point out that what is needed is an approximation to the ideal block cipher system for large n, built up out of components that are easily realizable. तो फिस्टल ने आइडिया दिया कि एक अप्रोक्सीमेट आइडियल साइफर जो है वो डिजाइन किया जा सकता है विद नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। लेकिन फिस्टल अप्रोच को डिस्कस करने से पहले हम एक और जो एग्जांपल है उसको डिस्कस करते हैं और इसमें ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम जो जनरल ब्लॉक सब्स्टिट्यूशन को यूज करते हैं और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन को जो है वो ट्रेसेबल है, तो उसमें हम कन्फाइन कर सकते हैं एक सबसेट के ऊपर, दैट इज 2n फैक्टोरियल पॉसिबल रिवर्सिबल मैपिंग्स। फॉर एग्जांपल, सपोज we define the mapping in terms of a set of linear equations. In the case of n is equal to 4, we have y1 is equal to k11 x1 plus k12 x2 plus k13 x3 plus k14 x4, and we have these four equations. Where the xi are the four binary digits of the plain text block, the yi are the four binary digits of the ciphertext block, the ki are the binary coefficients, and arithmetic is mod 2. The key size is just n square, in this case 16 bits. The danger with this kind of formulation is that it may be vulnerable to cryptanalysis by an attacker that is aware of the structure of the algorithm. In this example, what we have is essentially the Hill cipher applied to binary data rather than characters. As we saw, a simple linear system such as this is quite vulnerable. तो इन सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए फिस्टल ने प्रपोज किया एक साइफर जो सब्स्टिट्यूशन और परमुटेशंस को यूज करता है।
अब इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या है? Each plain text element or group of elements is uniquely replaced by a corresponding ciphertext element or group of elements. तो इसमें जो भी plain text है उसके जितने भी letters हैं they are replaced with one ciphertext element or it may be replaced with group of elements, and this is one part and it's called substitutions. तो फाइस्टल ने प्रपोज किया कि सब्स्टिट्यूशन को भी इसमें अप्लाई किया जाए और परमोटेशंस को भी इसमें अप्लाई किया जाए। तो परमोटेशन में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन में तो हम किसी भी लेटर को रिप्लेस कर देते हैं विद द न्यू वन, और उस लेटर को हम एक सिंगल एलिमेंट के साथ और विद द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन परमोटेशन में हम क्या करते हैं कि ना ही किसी एलिमेंट को ऐड करते हैं, ना डिलीट करते हैं और ना ही रिप्लेस करते हैं, बल्कि उसमें परमुटेशन में हम क्या करते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स है, जो सीक्वेंस जिसमें प्लेन टेक्स्ट अपीयर हो रहा है, उसको हम चेंज कर देते हैं। जिस तरह हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स के अंदर, जिसमें हम जो प्लेन टेक्स्ट है उसको कॉलम में लिखते हैं और जब उसको रीड करते हैं तो उसको हम रोज में रीड करते हैं, और इस तरह हम परमुटेशन या उस पर ट्रांसपोजिशन अप्लाई कर सकते हैं। और उसका जो इंक्रिप्शन लेवल बढ़ाने के लिए उसके राउंड्स 1 से 2 कर सकते हैं। तो इस तरह परमुटेशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। जो परमुटेशंस हैं एक्चुअली वो लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है या उसकी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज हैं उसको हाइड करता है। तो ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी जो कि एक प्रपोजल क्लॉड शैनन ने 1945 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था कि किस तरह एक प्रोडक्ट साइफर जो है वो डेवलप किया जा सकता है, जो अल्टरनेटली यूज करता है कंफ्यूजन एंड डिफ्यूजन फंक्शंस को। और यही जो स्ट्रक्चर है बहुत से सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर है जो इस वक्त करंटली इन यूज हैं। दे आर अप्लाइंग दिस फाइस्टल साइफर अप्रोच ऑफ कंफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। फाइस्टल ने प्रपोज किया था कि हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं एक आइडियल ब्लॉक साइफर को, विच इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट साइफर। कि इसमें हम क्या करें कि 2 या इससे ज्यादा सिंपल साइफर को एक सीक्वेंस में यूज कर लें कि जो उसका फाइनल रिजल्ट हो वो क्रिप्टोग्राफिकली स्ट्रॉन्गर हो, और जो उसमें जो पार्टिसिपेटिंग साइफर्स हैं उनकी एक कंबाइन आउटपुट हमारे पास हो। तो एक से ज्यादा साइफर्स को, जो कि सिंपल साइफर्स हैं, उनको यूज करके जो हम साइफर डेवलप करें, ऐसे साइफर को प्रोडक्ट साइफर कहते हैं। तो इस अप्रोच में क्या किया जाता है कि एक जो ब्लॉक साइफर है जिसकी की लेंथ k बिट्स है और उसकी जो ब्लॉक लेंथ है वो n बिट्स है, और उसमें जो टोटल 2 raised to power k पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकती हैं एज वी हैव सीन बिफोर, rather than 2 raised to power n factorial transformation available with the ideal block cipher. तो इसमें फर्क ये है कि इसमें 2 raised to power k है, k possible transformation है because use of key, and here we have 2 raised to power n factorial transformation. Feistel proposed the use of cipher that alternates substitution and permutations. इन टर्म्स को हम देखते हैं कि ये जो सब्स्टिट्यूशन और परमुटेशन क्या है। सब्स्टिट्यूशन हमने डिस्कस किया कि जिसमें हम प्लेन टेक्स्ट एलिमेंट को यूनिकली रिप्लेस कर देते हैं विद द कॉरस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, एक सिंगल एलिमेंट्स के साथ या एक से ज्यादा एलिमेंट्स के साथ। और परमुटेशन में क्या करते हैं कि हम सीक्वेंस ऑफ प्लेन टेक्स्ट जो है वो चेंज कर देते हैं। परमुटेशन में हम ना तो कोई लेटर को ऐड करते हैं, ना ही किसी लेटर को डिलीट करते हैं, बल्कि हम उसमें जो उसका ऑर्डर है उसको चेंज कर सकते हैं, जिस तरह के हमने देखा था रियल फैन साइफर में।
रेल फाइन साइफर में जो भी हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है उसको हम कॉलम की सूरत में, इफ इट्स इन डेप्थ ऑफ 2 देन वी मेक 2 रो कॉलम, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू 2 रो कॉलम्स जो भी हमारे पास टेक्स्ट है, और फिर अगेन उसको जब रीड करते हैं तो वो हम अगेन उसको रो वाइज रीड करते हैं, तो इस तरह ऑर्डर चेंज हो जाता है। और इसके बाद हमने रो ट्रांसपोजिशन भी देखा था, जिसमें हम प्लेन टेक्स्ट को एक रेक्टेंगल की सूरत में लिख के एक की के जरिए कॉलम को रीड करते हैं, और इस तरह जो ऑर्डर है किसी भी प्लेन टेक्स्ट का उसको चेंज कर देते हैं। तो इससे पहले हमने ये दोनों टेक्निक्स को अलग अलग अप्लाई किया था। सब्स्टिट्यूशन टेक्निक को हमने सीजर साइफर और इस तरह के बहुत से दूसरे साइफर्स लाइक जो प्ले फेयर साइफर है उसमें यूज़ किया था, हिल साइफर में यूज़ किया था, फिर परमोटेशन को हमने रेल फैन साइफर में देखा और रो ट्रांसपोजिशन में देखा कि वहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट साइफर में ये दोनों जो साइफर हैं, जो ये दोनों डिफरेंट टेक्निक हैं, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स और जो परमोटेशन है वो ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स में आता है, इन दोनों को मिला के हम एक और जो नया साइफर डेवलप करें जिसको हम प्रोडक्ट साइफर का नाम देते हैं। और ये जो आइडिया है ये प्रपोज किया था फाइस्टल ने। तो इसमें जो दो कॉन्सेप्ट और यूज होते हैं वो है डिफ्यूजन एंड कंफ्यूजन। These terms were introduced by Claude Shannon to capture the two basic building blocks of any cryptographic system. तो शैनन का जो कंसर्न था कि जो भी साइफर सिस्टम डेवलप किया जाए उसको क्रिप्ट एनालिसिस से बचाया जाए। अब क्रिप्ट एनालिसिस जो है, जो सबसे जो उसकी पॉपुलर टाइप है, दैट इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कि जो स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज हैं साइफर टेक्स्ट की उसको इस तरह हाइड कर दिया जाए बाय अप्लाइंग डिफ्यूजन एंड कंफ्यूजन कि उससे जो प्लेन टेक्स्ट है वो रिवील ना हो सके, रिकॉग्नाइज ना हो सके, या उससे की कंस्ट्रक्ट ना हो सके। तो शैनन ने ये दो टर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई थी 1945 के अंदर, डिफ्यूजन और कंफ्यूजन की, कि इन टर्म्स को यूज करके, इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके जो साइफर डेवलप किया जाए उसकी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज जो है वो यूजर से हिडन हो। जो भी ओपोनेंट है जो क्रिप्ट एनालिसिस करना चाह रहा है, या कोई थर्ड पार्टी है विच इज interested to intercept the ciphertext, to prevent this, to prevent cryptanalysis, Claude Shannon introduced these two basic concepts, diffusion and confusion. In diffusion, the statistical structure of the plain text is dissipated into long-range statistics of the ciphertext. And this is achieved by having each plain text digit affect the value of many ciphertext digits. तो डिफ्यूजन में क्या किया जाता है कि किसी भी प्लेन टेक्स्ट का जो स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर है उसको एक लॉन्ग रेंज ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है, और इस वजह से जो भी प्लेन टेक्स्ट डिजिट्स है वो साइफर टेक्स्ट के बहुत से एलिमेंट्स की वैल्यू को या डिजिट्स को अफेक्ट करता है, और उसका जो अफेक्ट है वो किसी सिंगल साइफर टेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर नहीं होता बल्कि बहुत से साइफर टेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर होता है, जिसकी वजह से जो स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर है प्लेन टेक्स्ट का वो जो है वो इजीली रिकॉग्नाइजेबल नहीं होता। जबकि जो कंफ्यूजन है it seeks to make the relationship between statistics of the ciphertext and the value of the encryption key as complex as possible. तो कंफ्यूजन में हम क्या करते हैं कि we establish a relationship between the statistics of the ciphertext and the value of the encryption key as complex as possible. Even if the attacker can get some handle on the statistics of the ciphertext,
the way in which the key was used to produce that ciphertext is so complex as to make it difficult to reduce the key. तो कंफ्यूजन में क्या होता है कि एक ऐसा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जाता है बिटवीन द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द साइफर टेक्स्ट एंड द वैल्यू ऑफ द इंक्रिप्शन की, कि जो की और साइफर टेक्स्ट के दरमियान के लाइक जब हम किसी प्लेन टेक्स्ट के ऊपर की अप्लाई करें वो ऐसे कॉम्प्लेक्स मेथड्स के साथ या इतने राउंड्स में हो कि उनका जो रिलेशनशिप है वो कॉम्प्लेक्स हो, कंफ्यूजन हो, विच इज नॉट प्रेडिक्टेबल। कंफ्यूजन का मतलब है कि कोई ऐसा बिहेवियर जो प्रेडिक्टेबल नहीं है। तो की और साइफर टेक्स्ट, जो की के जरिए प्लेन टेक्स्ट को हम कंबाइन करके जो भी उसका इंक्रिप्शन एल्गोरिदम अप्लाई करके जो साइफर टेक्स्ट जनरेट करें, उसका जो रिलेशनशिप है इतना कॉम्प्लेक्स हो कि उससे कोई की डिड्यूस ना हो सके, कोई की जनरेट ना हो सके। कोई ऐसा मेथड इनिशिएटिव नहीं होना चाहिए जिसके जरिए जो साइफर टेक्स्ट है वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए या उसकी की जो है उसका स्ट्रक्चर रिवील हो जाए। तो इसलिए डिफ्यूजन और कंफ्यूजन को यूज किया जाता है। तो जो डिफ्यूजन है वो डील करती है स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेन टेक्स्ट, और जो कंफ्यूजन है वो साइफर टेक्स्ट और की के दरमियान में स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप को जो है वो कंफ्यूज करती है। तो डिफ्यूजन से क्या होता है कि जो लैंग्वेज स्ट्रक्चर है या स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हिडन हो जाती हैं, और कंफ्यूजन से क्या होता है कि जो साइफर टेक्स्ट और की के दरमियान में एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिल्ट होता है जिसकी वजह से जो प्लेन टेक्स्ट है या की उसमें से डिड्यूस करना डिफिकल्ट होता है। तो इसी को मज़ीद डिटेल में अगर हम देखें, जो फाइस्टल ने इस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को या प्रपोजल को लिया था फ्रॉम क्लॉड शैनन, ताकि एक प्रोडक्ट साइफर को डेवलप किया जाए और जिसमें कंफ्यूजन और डिफ्यूजन फंक्शन को यूज किया जा सके। और जो फाइस्टल साइफर स्ट्रक्चर था वो आज से 25 साल पुराना है, इससे भी पुराना है, और ये बेस करता है शानन प्रपोजल के ऊपर जो कि 1945 में उसने प्रपोज किया था। लेकिन ये स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि अभी भी जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर्स हैं वो इसी स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, द फीस्टल स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर ट्रिपल डेटा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। तो जो ट्रिपल डेटा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है, जो दो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स हैं अलॉन्ग विद एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, जिनको अप्रूव किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स ने और टेक्नोलॉजीज ने फॉर जनरल यूज। तो ये भी जो ट्रिपल डेटा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है जो कि अप्रूव्ड एल्गोरिदम है, और जो AES है वो भी अप्रूव्ड एल्गोरिदम्स हैं बाय NIST। ये दोनों एल्गोरिदम भी फाइस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करते हैं। The Feistel structure is also used for several schemes for format preserving encryption, which have recently come into prominence, like format preserving encryption जो है अभी एक लेटेस्ट टेक्निक है। इसके अलावा जो कैमिलिया ब्लॉक साइफर है ये भी फाइस्टल स्ट्रक्चर है, और इसके अलावा TLS, और इसके अलावा बहुत से इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं जिसपे फाइस्टल स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है। अब जो हमने डिस्कस किया था डिफ्यूजन एंड कंफ्यूजन को, the term diffusion and confusion were introduced by Claude Shannon to capture the two basic building blocks for any cryptographic system. Shannon's concern was to thwart cryptanalysis based on statistical analysis. The reasoning is as follows: assume the attacker has some knowledge of the statistical characteristics of the plain text. For example, in a human readable message in some language, the frequency distribution of the various letters may be known, or there may be words or phrases
likely to appear in the message probable words, as we have seen in Caesar cipher cryptanalysis कि वहाँ पे हमारे पास जो उस पे सीजर साइफर पे हम ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं बिकॉज वी हैव लेस नंबर ऑफ कीज। फिर इसके बाद हमने एक और साइफर देखा वेयर वी कैन यूज लैंग्वेज फ्रीक्वेंसी स्ट्रक्चर। वी हैव लैंग्वेज frequency tables from where we can detect what letters are more frequent in any language। तो इस तरह हम जब हमारे पास किसी भी लैंग्वेज का फ्रीक्वेंसी स्ट्रक्चर है तो उसकी बेस के ऊपर हम किसी भी साइफर टेक्स्ट को जो है ब्रेक कर सकते हैं और उसमें से गेस कर सकते हैं उसकी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर कि इसमें कौन से लेटर ज्यादा अपीयर हो रहे हैं, और उन लेटर्स की बेस के ऊपर हम डायग्राम्स, फिर ट्राइग्राम और फिर इवन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस जो है वो हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। हम उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये जो साइफर टेक्स्ट एक्चुअली इसमें मैसेज क्या है। तो कोई भी जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो साइफर टेक्स्ट में अगर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो जो क्रिप्ट एनालिस्ट है उसको उसमें से इंक्रिप्शन की को निकाल सकता है। उसमें पार्ट ऑफ की और इवन सेट ऑफ कीज जो है वो डिड्यूस की जा सकती हैं, as we have discussed in previously in figure 4.2, but that cipher is actually ideal block cipher that is ideally impractical. Other than recourse to ideal system, Shannon suggests two methods for frustrating statistical cryptanalysis: diffusion and confusion. In diffusion, the statistical structure of the plain text is dissipated into long-range statistics of the ciphertext. This is achieved by having each plain text digit affect the value of many ciphertext digits. Generally, this is equivalent to having each ciphertext digit be affected by many plain text digits. An example of diffusion is to encrypt a message which is M is equal to M1, M2, M3 of characters with an averaging operation. तो डिफ्यूजन में हमने क्या करना है कि वी हैव टू डिसिपेट, वी हैव टू डिफ्यूज द स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेन टेक्स्ट, लाइक वी हैव अ मैसेज व्हिच इज M1, M2, M3 अप टू सो ऑन। तो इसमें जो हमारे पास जब हम इसमें के सक्सेसिव लेटर को ऐड करते हैं ताकि हमारे पास एक साइफर टेक्स्ट दैट इज y रेज़ टू पावर n जो है वो मिल जाए, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर है प्लेन टेक्स्ट का, it has been dissipated. Thus, the letter frequency in the ciphertext will be more nearly equal than in the plain text. The diagram frequency will also be more nearly equal, and so on. In a binary block cipher, diffusion can be achieved by repeatedly performing some permutation on the data, followed by applying a function to the permutation. The effect is that bits from different position in original plain text contribute to a single bit of ciphertext. तो इसमें permutations को use करके जो statistical properties हैं उनको diffuse कर दिया जाता है और इस तरह जो हमारे पास resultant ciphertext होता है उसका जो statistical analysis है for crypt analyst वो difficult हो जाता है। हर ब्लॉक साइफर के अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। Every block cipher involves a transformation of a block of ciphertext into a block of ciphertext. जहां पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो की के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जो डिफ्यूजन का मैकेनिज्म है उसका जो काम है वो ये है कि स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट के दरमियान में कॉम्प्लेक्स करना है।
ताकि क्रिप्ट एनालिसिस को प्रिवेंट किया जाए। जबकि जो कंफ्यूजन है वो जो स्टैटिस्टिक्स हैं साइफर टेक्स्ट के और इंक्रिप्शन की के उनको कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ये भी इसीलिए ताकि जो क्रिप्ट एनालिसिस है या जो क्रिप्ट एनालिस्ट की तरफ से की को डिस्कवर करने की कोशिशें हैं उनको स्टॉप किया जा सके। अगर कोई अटैकर के पास कोई स्टैटिस्टिक्स आ भी जाती हैं साइफर टेक्स्ट की, ताकि वो उसमें से की डिड्यूस कर सके, तो इसमें इसको अचीव किया जा सकता है किसी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन एल्गोरिदम की मदद से। और अगर हम इसमें कोई लीनियर सब्स्टिट्यूशन फंक्शन यूज करेंगे तो फिर उसमें लिटिल कंफ्यूजन होगी। बट इफ वी एडेड मोर कंफ्यूजन then it will may prevent the system for crypt analyst. As in the report of ROBS 95B points out, so successful are diffusion and confusion in capturing the essence of the desired attributes of a block cipher that they have become the cornerstone of modern block cipher designs. तो ये डिफ्यूजन और कन्फ्यूजन का जो कॉन्सेप्ट है ये इतना रोबस्ट है और इतना ये पॉपुलर हो चुका है कि अभी जितने भी मॉडर्न और सिग्निफिकेंट साइफर्स हैं दे आर बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स एंड दिस स्ट्रक्चर। ये 16 राउंड्स की फीस्टल इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है फिगर 4.3 के अंदर LE0, ये सारा जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड फीस्टल स्ट्रक्चर प्रपोज्ड बाय फीस्टल। इसमें जो इनपुट टू द इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है वो प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक है जिसकी लेंथ 2W है, 2W बिट्स एंड अ की के। जो प्लेन टेक्स्ट है उसको दो हाफ्स में LE0 और RE0 में कन्वर्ट किया गया है। जो दो हाफ्स हैं जिसमें डेटा जो है वो पास होता है थ्रू n राउंड्स ऑफ प्रोसेसिंग एंड देन कंबाइनिंग टू प्रोड्यूस द साइफर टेक्स्ट ब्लॉक। और ये इसमें जो है ये जो इनपुट प्लेन टेक्स्ट है LE0 में और RE0 में ये डिवाइडेड है। RE0 जो है उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई होता है विच यूज अ की और उसको जोर किया जाता है, और इसमें LE0 की वैल्यू भी जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, और इससे फिर जो टेक्स्ट प्रोड्यूस किया जाता है वो LE0 इज कन्वर्टेड टू RE1 और RE0 जो है दैट इज कन्वर्टेड टू LE1। और इसी तरह ये राउंड्स चलते हैं। LE1 अगेन इज कन्वर्टेड टू RE2 एंड RE1 इज कन्वर्टेड टू LE2। तो इस तरह ये 16 राउंड्स के अंदर जो है डेटा को इनक्रिप्ट किया जाता है। और फिर उसके बाद है आउटपुट प्लेन टेक्स्ट which starts from RD17 that is equivalent to LE0, और जो LD17 है that is equivalent to RE0। और ये इसकी जो डिक्रिप्शन प्रोसेस है ये अगेन जो है इट विल स्टार्ट फ्रॉम राउंड 16 टू राउंड 1, और जो फाइनल राउंड के ऊपर ये यहाँ से राउंड 1 स्टार्ट होगा और अप टू सो ऑन, और देन वी विल हैव जो है वैल्यूज जो है वो डिक्रिप्ट हो जाएंगी। अगेन वी विल गेट आउटपुट प्लेन टेक्स्ट। The input to the encryption algorithm are plain text block of length 2W bits and a key K. The plain text block is divided into two halves, LE0 and RE0.
The two halves of the data pass through n rounds, in this case 16 rounds, of processing and then combine to produce the ciphertext block. Each round I has a as input Li minus 1 and Rei minus 1, derived from the previous round, as well as sub key Ki derived from the overall K. In general, the sub keys Ki are different from K and from each other. In figure 4.3, we have 16 rounds are used, although any number of rounds could be implemented to increase the complexity of the structure. इनमें जितने भी rounds हैं, they have the same structure. इसमें जो substitution है वो perform की जाती है on the left half of the data, और इसको अप्लाई किया जाता है एक राउंड फंक्शन f के जरिए to the right half of the data, and then taking the exclusive r of the output of that function and the left half of the data. The round function has the same general structure for each round. But is parameterized by the round subkeys ki. Another way to express this is to say that f is a function of right half blocks of w bits and a subkey of y bits, which produce an output value of length w bits. तो जो इसमें हम यूज कर रहे हैं f फंक्शन, दैट इज REI KI+1, तो इसमें जो सब्स्टिट्यूशन होती है उसके बाद एक परमोटेशन भी जो है वो अप्लाई की जाती है. परमोटेशन में क्या किया जाता है कि दोनों हाफ्स को इंटरचेंज कर दिया जाता है. जो RE जो है वो LE1 बन जाता है और LE0 जो है वो RE1 जो है उसमें चेंज हो जाता है. तो इस तरह इसमें सब्स्टिट्यूशन एंड परमोटेशन जो दो बिल्डिंग ब्लॉक हैं इसके फाइस्टल इंक्रिप्शन स्ट्रक्चर के, इन दोनों को इस पे इम्प्लीमेंट किया जाता है. This structure is a particular form of the substitution permutation network. और इस अब इसमें फिस्टल साइफर के अंदर कुछ डिजाइन फीचर्स हैं, लाइक ब्लॉक साइज. अगर ब्लॉक साइज जितना लार्ज होगा उसका मतलब है ग्रेटर सिक्योरिटी बट रिड्यूस इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन स्पीड फॉर अ गिवन एल्गोरिथम. तो इसमें बिकॉज वी नीड टू encrypt and decrypt more bits or bytes, that is why the speed of encryption and decryption would be slower. Next is key size. की साइज भी अगर हम इसमें ज़्यादा रखते हैं इसका मतलब है जो है उसमें सिक्योरिटी ज़्यादा होगी, लेकिन इसमें जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन स्पीड है वो लेस हो जाएगी, स्लो हो जाएगी. The number of rounds, the essence of Feistel cipher is that a single round offer inadequate security, but that multiple rounds offer increasing security. तो जितने हम number of rounds बढ़ाएंगे, it may take more time, but it will add more complexity to the encryption structure. Sub-key generation algorithm. Greater complexity in this algorithm should lead to greater difficulty of cryptanalysis. तो अगर उसमें जो एल्गोरिदम है वो कॉम्प्लेक्स होगा, जो सब की जनरेट कर रहा है, तो उसमें ज़्यादा डिक्रिप्ट डिफिकल्टी होगी
क्रिप्ट एनालिस्ट के लिए कि वो इसका क्रिप्ट एनालिसिस कर सके। राउंड फंक्शन एफ, इसमें भी जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी उतना ही इसमें जो रेजिस्टेंस होगी क्रिप्ट एनालिसिस के खिलाफ वो ज़्यादा होगी। Fast software encryption decryption. In many cases, encrypting is embedded in applications or utility functions in such a way as to reduce a hardware implementation. Accordingly, the speed of execution of the algorithm becomes a concern. तो अगर हम इसको एप्लीकेशंस के अंदर एम्बेड करते हैं तो वो एप्लीकेशन जो है वो स्लो हो सकती है। अगर एल्गोरिदम को जो है वो कंसाइजली और क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया जाए तो उस वजह से भी एल्गोरिदम को एनालाइज करना फॉर क्रिप्ट एनालिटिक जो है वो ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है। तो इसमें जो है इसकी जो हायर लेवल ऑफ अश्योरेंस टू इट्स स्ट्रेंथ्स इट शुड बी अश्योर्ड। ये एक फिजिकल एग्जांपल है जिसमें राउंड 15 से दिखाया गया है कि जो डिफरेंट जो दो पार्ट्स हैं इनको पहले ज़ोर किया गया है, फंक्शन इसमें कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन लगाया गया है और उसके बाद इसमें जो परमुटेशन अप्लाई की गई है और उसके बाद अगेन ये जो डिक्रिप्ट राउंड है इसमें वही डेटा दोबारा डिक्रिप्ट किया गया है।